गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल लाइफ। आपके साथ आपका वकील मित्र नसीम अख्तर, अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आप सब जानते हैं कि हम लोग टैक्सेशन के ऊपर भी छोटे छोटे स्लॉट में जो है डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आज हम टैक्स के ऊपर चर्चा न करके एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसलिए चर्चा करेंगे कि हमारे जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, आर्टिकल 143 में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है 14 पॉइंटेड क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट को से एडवाइस मांग लिया, और उसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में एक बहस शुरू हो गया और ये बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो पॉइंटेड क्वेश्चन रेज किए हैं, उन्हीं का आंसर देने का सुप्रीम कोर्ट एक अपना जो है जजमेंट, अपना जो व्यू रखेंगे। और एक्चुअली आर्टिकल 143 होता क्या है? एडवाइजरी जुरिडिक्शंस। इसमें जो है प्रेसिडेंट अपना किसी पब्लिक मैटर पर ओपिनियन मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इंटरनेशनल इशू पे, या क्या कहते हैं, कोई ऐसे बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जब कोई ऐसे एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस, अपना रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को मुहैया कराएंगे। तो ये जरूरी नहीं कि कोई प्रेसिडेंट कोई पब्लिक मैटर पे अगर कोई ओपिनियन मांगे तो सुप्रीम कोर्ट उस ओपिनियन दे ही दे। अगर देता है तो वेल एंड गुड। तो ये जो है मैंडेटरी नहीं है कि जो भी ओपिनियन मांगेंगे उसका जो है ओपिनियन देना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे कोई ऑब्लिगेशंस, मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ओपिनियंस प्रेसिडेंट को देते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए भी वो बाध्य नहीं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को एग्जीक्यूट करे या उसको जो अप्लाई करे। तो ये देखेंगे कि ये इस तरह की ओपिनियन क्यों जरूरत पड़ा। इसलिए कि जब चूंकि पूरे हमारे पब्लिक मैटर, कोई इंटरनेशनल मैटर, कोई ऐसे गंभीर मुद्दा हमारे जो समझ में बाहर आ रहा है कि या लीगल मैटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट से जो है ओपिनियन मांग सकते हैं। आज का जो विषय है, हम जो चर्चा करेंगे वो स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 42 सेकंड 42 अमेंडमेंट किया गया था, यानी 42वां संशोधन, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था 31C, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31C। हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक रिव्यू करने की पावर है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू करने की पावर को जो है ले लिया गया था, छीन लिया गया था। तो जब आप किसी को कस्टोडियन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक हीरा जवाहरत रत्न की जो है कस्टोडियन बना दिया, अब डेफिनेटली आपको जब कस्टोडियन बना दिया तो आपको कुछ पावर देना होगा कि आप उसको तिजोरी में रख सकते हैं, उसमें लॉक कर सकते हैं, उनकी की आपके पास रहेंगे। दिस इज द पावर। लेकिन आपको अगर वो पावर नहीं देंगे तो आप कस्टोडियन कैसे बनेंगे? तो ठीक उसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन उसी पावर को ही वो छीन लिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट्स लेटर ऑन क्या किए 1976 में जो है लेटर ऑन जो है वो जुडिशियल पावर्स को जो है वो रिवोक कर लिया। अपने आप में जो है एक ऑर्डर पास किया कि इस तरह का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 31C में जो आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको हटा दिया गया। तो इस तरह करने का मतलब ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये रिव्यू करने की पावर है कि कोई भी एक्ट, कोई भी स्टैट्यूट जो हमारे पार्लियामेंट्स में पास होते हैं, अगर उसको रिव्यू करते हैं, कोई ऐसा केस हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड की रिव्यू एक्ट, वक्फ एक्ट जो है रिव्यू में गया, उसमें लंबा बहस चला। अभी जो है उनकी जजमेंट जो है रिजर्व रखा है। तो आइदर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या पर्टिकुलर कोई प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल से बोल सकते हैं। अब क्या जजमेंट आएगा तो ये देखने की विषय है। तो कहने का सिंपल बात है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं, तो फिर पार्लियामेंट में पास किए हुए एक्ट को क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बता सकते? अगर वाकई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, रिव्यू में ये पाया जाता है, तो डेफिनेटली ऐसे एक्ट को जो है वो क्या करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे और वो एक्ट जो है क्या करते हैं, एबॉलिश हो जाएंगे। तो ये हमारे था 42 अमेंडमेंट एक्ट में जो आर्टिकल 31C को लाया गया था, उसको जो है रद्द करने का, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करते हैं, उसके बारे में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा चीफ जस्टिस के ऊपर। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट हमारे आर्टिकल्स 124 सब आर्टिकल्स 2 124 अंडर ब्रैकेट 2 में, तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट कर देंगे। अब बाकी अदर हाई कोर्ट्स के जस्टिस को हमारे अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस की जो हमारे बाकी अदर जो जस्टिस की, जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है, इनके अपॉइंटमेंट कैसे होंगे? तो हमारी चीफ जस्टिस जो है अदर 4 जजेस के साथ जो है वो एक कंसल्टेशन प्रोसीड्यूर अपनाएंगे, कंसल्ट करेंगे। अगर कंसल्टेशंस में कोई कंट्राडिक्टरी हो तो ये कंट्राडिक्टरी प्रेसिडेंट्स को शेयर नहीं करेंगे। यानी जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट तो हमारे प्रेसिडेंट करेंगे ही, इसके अलावा अदर जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, उसके लिए प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चीफ जस्टिस ऐसे कोई नाम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करने के लिए अदर सीनियर मोस्ट 4 जजेस, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस के साथ जो कंसल्टेशन करेंगे। कंसल्ट 4 तो डेफिनेटली 4 आदमी, अदर जज और चीफ जस्टिस 5। तो जब ऐसे कंसेप्ट है कि जब कोई 5 विद्वान बैठते हैं तो 6वां मत जो है अपने आप आ जाता है। अगर कोई कंट्राडिक्शन आ जाता है तो ऐसे कंट्राडिक्शन को प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, वो कंट्राडिक्शन को शेयर नहीं करेंगे। कंसल्टेशन प्रोसेस राइटिंग में होगा और ये जो रिकमेंडेशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो सीनियरिटी के बेसिस पे जाएगा। तो ये था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशंस भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, उनका प्रोसीड्यूर्स। अब दूसरा जो है 124 आर्टिकल 124 सबसेक्शन सब आर्टिकल्स 4 124 अंडर ब्रैकेट 4 रिमूवल ऑफ जजेस, इसको हम लोग किसी एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियरिटी बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता है। तो ऐसे 2 बार ऐसा सिचुएशन आया है जो सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट नहीं होके किसी जूनियर का
जूनियर जस्टिस का जो है, उससे जूनियर जस्टिस का जो है अपॉइंटमेंट हो गया। एक बार 1973 में एन रॉय का अपॉइंटमेंट हुआ, उस समय इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट थे। और 1977 में जस्टिस एमएच बेग को अपॉइंटमेंट किया गया था। तो 1990 बाद में 1993 में हमारे सुप्रीम कोर्ट एक केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक जजमेंट पास किया कि सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी बेसिस पे ही आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, और आज तक जो है वो कॉलेजियम सिस्टम्स बरकरार है। हालांकि कई बार जो है इसको हटाने की भरपूर कोशिश हुआ, आपके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस गठन करने की भी नबूवत आई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। आगे चलकर जो है जुडिक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 131 में इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अगर आपका डिस्प्यूट स्टेट टू स्टेट है, यानी दो स्टेट के वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच, महाराष्ट्र और झारखंड के बीच कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, तो ऐसे डिस्प्यूट कहाँ रिजॉल्व होगा? सिंपली जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि हमारे हाईएस्ट कोर्ट जो है एपीलेट जुरिडिक्शंस है, यानी कोई भी लोअर कोर्ट्स की यानी हाई कोर्ट्स की, नीचे कोर्ट की जो जजमेंट्स को चैलेंज किया जाएगा, चाहे इधर वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, इसका हाईएस्ट अपील जो है यानी हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। इसके अलावा अभी हम लोग बहुत पहले ही आर्टिकल 143 की चर्चा की है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। कोई पब्लिक मैटर पर प्रेसिडेंट का यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से अपना जो है ओपिनियन मांगे, ताकि वो अपने काम को अपने पद की गरिमा बनाते हुए रखते हुए सुचारू रूप से संचालन कर सके। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 142, इसको कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। हमारे बाबरी मस्जिद अयोध्या राम जन्मभूमि के मामले में ये आर्टिकल 142 का अप्लाई किया गया, क्योंकि पिछले 50 सालों से केस लंबित थे और इसका कोई डिसीजन नहीं निकल रहा था। तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए ये आर्टिकल 142 का अप्लाई किया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली हमारे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी के बारे में चर्चा किए। तो जब हमारे कस्टोडियन है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है, तो ऐसे कोई अभी हम लोग ये डिस्कशन चर्चा क्यों किए कि अभी अभी हाल फिलहाल में एक बिल जो है पार्लियामेंट में आया है कि अगर कोई पीएम सीएम यानी प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर अगर 30 दिन जेल में रहता है तो उसको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे बिल जो है हमारे पास आए हैं। तो ऐसे क्या बिल कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा? हम अगर ऐसा केस जो है सुप्रीम कोर्ट पर जाता है रिव्यू करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है? इसी संदर्भ में आज का वीडियो आपके सामने आपके समक्ष रखा हूं। तो जब सिंपल बात ये है, मुद्दा बात ये है कि जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर है कि कोई अमेंडमेंट, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर आप याद करेंगे 42 अमेंडमेंट, तो उस अमेंडमेंट जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उनमें जो आर्टिकल्स इंसर्ट किया गया था उसको एबॉलिश कर दिया। तो फिर पार्लियामेंट में सिंपली पार्लियामेंट में कोई इंस्टीट्यूट कोई एक्ट पास होता है तो उसको रिव्यू करके क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते? अगर वैसा मुद्दा है तो निश्चित रूप से हमारे कस्टोडियन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।